नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो साइंस ही पढ़ेंगे। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमारा चैनल का नाम ही क्या है, साइंस ग्रुप बलवंत। यानी मैं बलवंत सरण आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ। उसके अंदर हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और पूरी बायोलॉजी की थ्योरी करने वाले हैं। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, जैसे आप एनटीपीसी दे रहे हो, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी देने वाले हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है ना, जैसे कांस्टेबल हो गया, पटवारी हो गया, चाहे लैब असिस्टेंट हो गया, यानी राजस्थान का कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे हरियाणा का, यूपी का, बिहार का, दिल्ली का, चाहे एसएससी हो, यानी सभी एग्ज़ाम यूपीएससी प्री तक हम कवर करेंगे। यानी कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हो ना, कोई भी एग्ज़ाम, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाता है, उस एग्ज़ाम में अगर साइंस आती है तो उसके अंदर आपको बायो पूछी जाती है ज़्यादा। और बायो के अंदर जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक क्लियर करवाऊंगा अगर आप मेरे क्लास से थ्योरी करते हो। थ्योरी के अंदर आप एक एक चीज़ आराम से प्यार से पढ़ने वाले हैं, एक एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कोई टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है। अगर आपको पूरी बायोलॉजी करनी है, पूरी बायोलॉजी करनी है तो अपनी ऐप है बेटर इनरोल, जो डिस्क्रिप्शन में आप इसको लिंक दे देंगे, वहाँ पर आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा। पूरा का पूरा पूरी बायोलॉजी करेंगे, वहाँ पे एक एक चैप्टर करेंगे। बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट है, यानी मार्कर की जो इंक होती है वो आपसे खर्चा लिया जा रहा है, आप वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है मैं क्या पढ़ाता हूँ। कंटेंट में कमी आ जाए, पढ़ाने में तरीके में कोई कमी आ जाए, समझाने में कमी आ जाए तो आप बता देना मुझे, आप रिफंड कर देंगे उसको, ठीक है ना। ऐसे तो आपको पता ही है, पैसे का क्या करना है भाई, सब मोह माया है, ठीक है ना। आप सिर्फ आपसे कितना ले रहे हैं, मार्कर उसकी इंक का ले रहे हैं। बेटर इनरोल, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो वहाँ से आपको कांटेक्ट कर लेना। अगर किस प्रकार से कोई दिक्कत हो आपको तो वहाँ से, बाकी आप डेमो देख के वहाँ पे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। गारंटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन आता है तो अपनी क्लास से बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप इतना कुछ पढ़ा देंगे, इतना कुछ समझा देंगे, आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, आप देखते हैं क्या होता है। हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में सबको ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन पक्के फंसते हैं, पक्के क्वेश्चन फंसते हैं। अगर बायोलॉजी से 5 से 10 क्वेश्चन भी किसी में आते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से अगर 10 में से आप कह सकते हो 50% क्वेश्चन वहीं से मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। लिखने पे भी ध्यान दें और पढ़ने पर भी ध्यान दें, समझने पर ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। बुक्स वगैरह मिल जाएगी आपको, या नोट्स बना के आपको दे देंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र क्या है? परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। वैसे आजकल क्या है, पीपीटी का ज़माना है भाई, व्हाइट बोर्ड पे कम ही पढ़ाने वाले मिलते हैं आपको। ज़्यादातर डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, डिजिटल पैनल है, उन पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन आप इसी पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप एक एक चीज़ को लिखेंगे, पीपीटी वगैरह लिख के आपको 1 घंटे वाली चीज़ें 20 मिनट में अगर करवाई जाए तो आपको समझ में नहीं आएगी। हम लिखेंगे, आप लिखोगे, लिखते लिखते हम कामयाब हो जाएंगे, ठीक है ना। परिसंचरण तंत्र के अंदर यानी कोई भी, हम हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है आपका लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो कितना प्यार से पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आप कह सकते हो रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ने वाले हैं हम। लसिका, ये तंत्र नया आ गया क्या जी, लसिका परिसंचरण तंत्र भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे, देखो कितना प्यारा सा आपका हृदय, हार्ट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ब्लड, रक्त को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेजल्स, रक्त वाहिकाएं,
रक्त वहिकाएं, नलिकाएं, नाड़ी नूड़ी पढ़ेंगे भाई हम, ठीक है ना। और इसमें क्या पढ़ेंगे जी, इसमें कैपिलरीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। केशिकाएं पढ़ने वाले हैं हम, उसके बाद तो बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है ना। हृदय क्या है, चैम्बर क्या है उसके अंदर, आलिंद नीले क्या है, बीपी ब्लड प्रेशर क्या है, लो बीपी क्या, हाई बीपी क्या, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी, इतना सिस्टम पढ़ेंगे, क्या बात है, मज़ा आ जाएगा आपको। इसके अंदर भी ऐसा ही पढ़ेंगे हम, लिम्फ पढ़ेंगे यानी लसिका पढ़ने वाले हम, ठीक है। चैप्टर को देखो कितना खोल के मस्त है। लिम्फ वेजल्स पढ़ेंगे हम, लिम्फ वेजल यानी लसिका वहिका पढ़ेंगे हम, नलिकाएं पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरस्टेशियल फ्लूइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिम्फ नोड, गांठें जो होती है ना, लिम्फ नोड आपने सुना होगा, लिम्फ नोड यानी लसिका परव कह दो या लसिका गांठ आपने सुना होगा, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, यानी ये सिंपल से शब्द को अगर हम घुमाएं तो हम ये कह सकते हैं भी हमारे शरीर के अंदर जो द्रव है ना, फ्लूइड है ना, जो फ्लूइड यानी जो हमारे शरीर में द्रव है, जैसे वो रक्त है या लिम्फ यानी लसिका है, इंटरस्टेशियल फ्लूइड यानी आप जिसे उत्तक द्रव कह देते हो, अनेक प्रकार के जो द्रव है उनके बारे में, उनके बहने में जो चीज़ें सहायता करती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पढ़ने क्या वाले हैं, वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जनाब, ठीक है ना। तो आज हम इसको यहीं पे छोड़ के ये चीज़ें थोड़ी आगे समझेंगे भी बंद परिसंचरण क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र क्या है, मानव में कौन सा पाया जाता है। उससे पहले हम एक टॉपिक उठाते हैं इससे जो आपके सीधा सीधा दिमाग में चला जाता है और आपको सीधा समझ में आ जाता है। समझाऊंगा सारी चीज़ें, एक एक चीज़ समझ में ना आए तो उस दिन आप कमेंट करके ये बता देना भी समझ में नहीं आया सर। बाकी आपका फ़र्ज़ बनता है, हमने शुरुआत किया, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर आपका फ़र्ज़ बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है ना। एग्ज़ाम क्लियर करवाना हमारा काम है, आप हमें फॉलो कीजिए बस, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ें बताएंगे, क्यों, क्योंकि आज तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीज़ भी याद रखना, मुझे ज्ञान है उस चीज़ का जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो वो मेरे पास है। आप किस लिए, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी मैं 2-3 बार लग चुका हूँ, हाल फिलहाल ही मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ठीक है ना, सर्विस कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो आप सोच सकते हो मैंने 13-14 एग्ज़ाम किस प्रकार से क्रैक किए थे, वो चीज़ें मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा, आपको कैसे पढ़ना चाहिए और आप कैसे पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, बाकी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे कभी और बताएंगे। यानी हम पढ़ने वाले हैं रक्त के बारे में। रक्त को ज़्यादातर हिंदी में रुधिर कहा जाता है, ठीक है, रुधिर, लहू, खून, कुछ भी कह लो, आपको पता है ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, सबको पता है, प्रोटीन से कोशिकाएं बनती है, कोशिकाओं से बनते हैं उत्तक, उत्तकों से आपको पता है, देखे जैसे हमारे शरीर में सब को पता है सेल कोशिका है, कोशिका से क्या बनते हैं जी, उत्तक, उत्तक से बनती है आपकी पेशियां, और पेशियां जब मिलती है तो उससे मिलता है आपका क्या बनता है, पेशियां मिलती है तो आपका अंग बनता है, और अंग से मिलकर बनते हैं अंग तंत्र, अंग तंत्र, और अंग तंत्र से एक पूरा का पूरा क्या बनता है, शरीर। यानी एक ऑर्गेनिज्म जो होता है या कि जीव होता है उसका निर्माण अंग तंत्रों से होता है, यानी ऑर्गन सिस्टम से होता है। तो इस प्रकार से तो हमारे शरीर में रक्त जो है वो अंग है क्या, नहीं है, अंग तंत्र है, नहीं है, अंग तंत्र का भाग है, अंग भी नहीं है, अंग तंत्र भी नहीं है, शरीर तो हो ही नहीं सकता ना पेशियां। तो हमारे शरीर का जो ब्लड है वो क्या है, यानी कोशिकाओं का एक समूह है। रक्त क्या है, कोशिकाओं का समूह है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसमें पाए जाते हैं। तो आप सीधा कह सकते हो ब्लड एक उत्तक है, ब्लड क्या है, रक्त एक क्या है, टिश्यू है, क्या है, टिश्यू।
रक्त टिश्यू है। अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है भी ब्लड किस प्रकार का उत्तक है, तो आप सीधा कह सकते हो उत्तक अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें से एक होता है संयोजी उत्तक। कौन सा उत्तक होता है? संयोजी उत्तक, यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ब्लड है आपका। कनेक्टिव टिश्यू भी दो प्रकार का है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड या फ्लूइड। तो हमारा जो है ना संयोजी उत्तक किस प्रकार का उत्तक है, तो आप कह सकते हो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये, यानी द्रव संयोजी उत्तक है ये। तो क्वेश्चन यहाँ तक भी पूछा जा सकता है। आपने अभी एनटीपीसी का एग्जाम देखा होगा, हाल ही में हुआ, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने डीप क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि कंपटीशन इस लेवल तक बढ़ चुका है ना भी, आप सोच ही नहीं सकते भी। जो क्वेश्चन नॉर्मल से टेस्ट लगा लेते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन यूट्यूब पे देखा है मैंने, करवाए जाते हैं, उनको अच्छे से करवाया नहीं जाता, फिर आप सोचते हो मैं महान हो गया, लेकिन क्वेश्चन जब आता है टाइम टाइम फिश हो जाती है आपकी। तो एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लो आप, ठीक है ना। यानी उत्तक तो है, किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक में किस प्रकार का है? द्रव संयोजी उत्तक है, हमेशा ये बात याद रखना। रक्त क्या है? उत्तक है, अंग है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? उत्तक है, उत्तक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, उनका समूह है ब्लड कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है रक्त जो है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। देखो एक एक चीज़ को एक रिलेट करके पढ़ेंगे, यानी उसकी फॉर्मेशन जो होती है, यानी उसका निर्माण जो होता है, उसकी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब रक्त के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोपोइसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीमोपोइसिस यानी हीमोपोइसिस याद रह जाएगा, क्योंकि हिम किससे? हीमोग्लोबिन से संबंधित है। तो हीमोपोइसिस रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी फॉर्मेशन के ब्लड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? तो हीमोपोइसिस कहलाती है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, हीमोपोइसिस कहाँ होती है। अब देखो इतना मस्त क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, रक्त का निर्माण पहली बार कहाँ हुआ था, पहली बार आपके शरीर में कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले आप कह सकते हो आप फिटस थे, या आपको बोला जाता है आप एम्ब्रियो थे। दोनों शब्दों में फ़र्क है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। आप क्या थे? आप थे भ्रूण। उस समय सबसे पहले रक्त का निर्माण कहाँ हुआ था? तो उस समय सबसे पहले रक्त का निर्माण हुआ था आपके यॉर्क सैक में। यॉर्क सैक में, याद रखना, यॉर्क सैक में हुआ था, क्योंकि यॉर्क सैक बाद में क्या हो जाता है, आपके शरीर से खत्म हो जाता है जब एक अंडे के निर्माण। जो यॉर्क सैक किस में पाया जाता है वैसे? जो अंडा, एग होते हैं ना, अंडे के अंदर का भाग क्या कहलाता है? यॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? यॉर्क। उसी प्रकार हम जब भ्रूण थे तो हमारे शरीर में भी यॉर्क सैक बना था, लेकिन वो धीरे धीरे बाद में क्या हो गया, उसकी ज़रूरत न होने के कारण वो खत्म हो गया था। उसके अंदर यॉर्क सैक में क्या पाए जाते हैं? स्टेम सेल पाए जाते हैं, जो ब्लड फॉर्मेशन करते हैं, रक्त का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? रक्त का निर्माण। अब थोड़ा सा यॉर्क सैक जैसे ही खत्म हुआ तो उसने अपने सेल कहाँ पर भेज दिए गए, तो अपने सेल भेज दिए गए, स्टेम सेल चले जाते हैं उसके बाद लीवर में। यानी यॉर्क सैक के बाद आपके शरीर के अंदर रक्त का निर्माण यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। और यकृत भी कुछ दिनों के बाद ये भेज देता है आपके स्प्लीन में। तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है ना, तो आप घबराना नहीं है, प्लीहा या तिल्ली कहा जाता है जिसको, ठीक है ना, तिल्ली। अब आपसे पूछे सर्वप्रथम पहली बार रक्त का निर्माण कहाँ हुआ था? यॉर्क सैक में हुआ था। उसके बाद किसने किया था? लीवर ने किया था। उसके बाद प्लीहा ने, ठीक है। अब आपके भ्रूण अवस्था तक कौन निर्माता है? प्लीहा भूमिका निभाता है रक्त निर्माण की निर्माण में। रक्त के निर्माण में कौन सी? यानी प्लीहा भूमिका निभाता है। अब प्लीहा के बाद की बात करें, अडल्ट यानी वयस्क, आपने जन्म लिया, आपकी हड्डियां विकसित हो गई। आपकी हड्डियां जैसे ही विकसित हुई, लंबी लंबी हड्डियां बन गई आपकी, तो उस हड्डियों के अंदर आपका बन गया बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा। तो आपसे पूछ लिए अडल्ट यानी वयस्क मनुष्य के अंदर रक्त का निर्माण कहाँ होता है?
तब आपका आंसर रहता है बोन मेरो। कौन सी मेरो? बोन मेरो, यानी अस्थि मज्जा। क्या है? अस्थि मज्जा। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है वो, बोन मेरो न देकर वो कह दे पीली अस्थि मज्जा या लाल अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा भी कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। तो बोन मेरो भी कौन सी है? तो रक्त का निर्माण जो होता है आपका रेड बोन मेरो में होता है जनाब। कौन सी बोन मेरो में होता है? रेड बोन मेरो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। यानी जिस प्रकार से ये आपकी हड्डी है, मान लो ये हड्डी है, हड्डी क्या दिल बन गया, ठीक है ना, ये हड्डी है मान लो, टाइम खराब नहीं करेंगे। तो इस भाग को एपिफाइसिस बोलते हैं। इस एपिफाइसिस के अंदर आपकी पाई जाती है रेड बोन मेरो, यानी हड्डी का ही भाग है ये रेड। यहाँ पर आपकी पीली अस्थि मज्जा पाई जाती है, येलो बोन मेरो पाई जाती है। इससे आपको मतलब नहीं है, बाद में पढ़ेंगे जब हड्डी पढ़ लेंगे आप। तो रेड बोन मेरो जो होता है एपिफाइसिस भाग बोलते हैं इसको, यानी एंड पार्ट जो होता है इसका, किसका? हड्डी का। उसके अंदर क्या पाई जाती है? रेड बोन मेरो पाई जाती है, जो क्या करती है? आपके रक्त का निर्माण करती है। वयस्क मनुष्य, आप ओल्ड एज तक जाओगे, बुढ़ापे, मृत्यु तक आपका अब निर्माण कौन करेगी रक्त का? लाल अस्थि मज्जा करेगी। कौन करेगी? लाल अस्थि मज्जा करेगी, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हिमोपोइसिस कहा जाता है। भ्रूण के अंदर कहाँ पे हुआ था? योगसक में, लीवर, प्लीहा के अंदर। वयस्क मनुष्य जो होता है उसके अंदर जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो आप कहोगे लाल अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है, ठीक है। और स्प्लीन, यहाँ पर रक्त संग्रह भी होता है। रक्त क्या होता है? स्टोर होता है, रक्त संग्रह होता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। आगे भी आएगा ये क्वेश्चन। तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। यानी रक्त बैंक भी प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि ये रक्त का कुछ मात्रा में संग्रह करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का सर्वप्रथम निर्माण भी करता है ये प्लीहा, किसका? रक्त का। हिमोपोइसिस, ठीक है। हिमोपोइसिस के बाद 2 शब्द आपको ऐसे याद करने हैं। हिम से आप याद करो हेमेटोलॉजी याद कर लो एक तो, ठीक है। एक आप याद कर लो हिमेटोलॉजिस्ट याद कर लो आप। एक आप याद कर लो हीमोसाइटोमीटर याद कर लो, हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। एक हमने हीमोपोइसिस याद कर लिया। अभी ये बात अगर आपके दिमाग में घुस गई हो तो आप इसको साफ करके नई चीज़ पढ़ें, ठीक है। टाइम लगता है, आपको अच्छा करना है तो टाइम लगेगा, और आप भागम भाग रहते हो भी, आप एक दिन में आप, ठीक है, एक दिन में कुछ पाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा टाइम दे दो, आप स्टडी को प्यार से टाइम दे दो, उसके बाद आपकी इतनी नौकरियां लग जाएगी। 5-6 महीने आप टाइम देते हो ना रेगुलर भी, आप सोचो मत 1 महीने बाद एग्ज़ाम आ गया, हम मुझे भागना है, एग्ज़ाम आ गया, ऐसा मत करो। आप 6 महीने रेगुलर तैयारी करो, उसके बाद जो भी एग्ज़ाम आएगा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। भागोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर 2-2 3-3 साल तक जो बैठे हैं लाइब्रेरी के अंदर उन्हीं की तरह आप भी रह सकते हो, ठीक है। हेमेटोलॉजी क्या है? तो आप कहोगे हेमेटोलॉजी यानी ये क्या है? तो ये होता है आपका रक्त का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन, ठीक है ना। हेमेटो ये होता है स्पेशलिस्ट, यानी रक्त का विशेषज्ञ, ठीक है। लॉजी जहाँ सब जुड़ जाए, आपको पता ही है, आप इतने तो पढ़ चुके होंगे। लॉजी का मतलब होता है स्टडी या टू नो, जानना किसी के बारे में, साइंटिफिक तरीके से किसी के बारे में पता करना, यानी रक्त के बारे में साइंस के तरीके से इसको अच्छे से पढ़ना, उसकी जानकारियाँ हासिल करना, क्या है? उसका हेमेटोलॉजी है, ठीक है। हेमेटोलॉजिस्ट जो ये अध्ययन करता है, विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है। हेमेटोसाइट में रक्त को मापने का यंत्र है, ठीक है ना। ये क्या है? मीटर का मतलब यंत्र है कोई ना कोई, ठीक है, जो मापता है। क्या मापता है? हीमोसाइटोमीटर। हीमो का मतलब ब्लड से रिलेटेड हो गया, साइट का मतलब कोशिका, मीटर यानी यंत्र हो गया, कोई मीटर है। तो
रक्त को मापने का यंत्र, इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कितनी है उनको काउंट किया जाता है। जैसे एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इनको सभी को क्या किया जाता है, टीएलसी, डीएलसी आपने सुना होगा, सीबीसी आपने सुना होगा। तो डॉक्टर आता है भी आपका क्या करना है, हीमोग्लोबिन का पता, तो वो किस मीटर से पता लगाया जाता है, हीमोसाइटोमीटर से पता लगाया जाता है। तो ये 3 शब्द आपको याद करने हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, तीनों शब्द को आपको जहन में उतारना है, जहन में, ठीक है ना। उसके बाद जहन में उतार लो। ब्लड के बारे में अच्छी अच्छी चीजें हमें पढ़नी है। अब आपका पूछ लिया जाता है भी ब्लड जो होता है, रक्त का रंग कैसा होता है। अरे रक्त का रंग कैसा होता है, जो आपका ब्लड है उसका कलर क्या है, आपसे ये पूछ लिया जाता है। उसका रंग क्या है, आपसे ये पूछ लिया जाता है। उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। रंग के बाद पूछ लिया जाए, कार्य तो हम करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं कितने क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। 3 टॉपिक है। रंग जो होता है वो होता है इसका लाल। आप कहोगे जी आप दूसरा रंग मत बता देना, हम बताएंगे। रक्त जो होता है ना, उसका रंग जो होता है ना वो लाल होता है। क्या होता है, लाल। आप कहोगे लाल क्यों होता है जिसका रंग, उसका कारण होगा कोई ना कोई। यानी मानव शरीर के अंदर जो रक्त बहता है उसका रंग लाल होता है, और उसका कारण होता है उसके अंदर एक पाई जाती है कोशिका जिसका नाम होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स, यानी लाल रक्त कणिका के कारण। लाल रक्त कणिका। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, किस कणिका की वजह से या किस कोशिका की वजह से रक्त का रंग लाल होता है, तो आरबीसी आंसर देना आपको। किस पिगमेंट की वजह से या किस वर्णक की वजह से होता है, तो आपको पता है आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सबको पता है, HB जिसको कहते हैं, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन जो है उसकी वजह से रक्त लाल होता है। किस वर्णक की वजह से होता है, तब हीमोग्लोबिन। किस तत्व की वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। किस रूप में, फेरस रूप में पाया जाता है। किसमें, फेरस, ठीक है ना। तो आयरन लोहा पाया जाता है। लोहे के कारण हीमोग्लोबिन लाल, हीमोग्लोबिन के कारण है आरबीसी लाल, और आरबीसी के कारण पूरा रक्त लाल, और रक्त के कारण ही आपकी मांसपेशियां वगैरह लाल दिखाई देती है ना, ठीक है ना। तो उसमें मायोग्लोबिन होता है। तो लोहे की वजह से रक्त लाल होता है। लोहा आंसर नहीं है तो आप हीमोग्लोबिन दोगे, हीमोग्लोबिन नहीं है तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, आरबीसी। तो रंग कैसा, इसकी वजह से। अब एक रंग और पूछ लिया जाता है, आपसे पूछे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीकृत रक्त का रंग कैसा होता है। ऑक्सीकृत रक्त जो होता है ना उसका रंग कैसा होता है, ये पूछ लिया जाए। आपको इसका दूसरा शब्द भी दे दिया जाता है शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड का रंग कैसा होता है, शुद्ध रक्त का। एक ही बात है, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड, क्योंकि उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं आप। अब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यानी अऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीकृत रक्त बोलते हैं उसको। प्यार से पढ़ो, ठीक है ना। यानी उसको हम बोलते हैं अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। उनका रंग कैसा होता है, तो आपने सुना होगा शुद्ध रक्त चटक लाल दिखाई देता है, आप कहोगे जी ब्राइटली रेड होता है, यानी सुनहरा लाल होता है, चमकता हुआ लाल होता है, ठीक है। अब आपको अशुद्ध रक्त का कैसा होता है, तो नीला बैंगनी होता है, ब्लू वायलेट होता है, नीला बैंगनी होता है, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन आपके रंग से बनते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा अगर अधिक है, यानी ऑक्सीजन उसके अंदर रिच है, ऑक्सीजन उसके अंदर ज़्यादा है, तो रक्त का रंग कैसा होगा, शुद्ध रक्त का रंग कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का रंग कैसा होगा, तो क्या कहेंगे हम,
चमकता सुनहरा लाल, चटक लाल कह सकते हो। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी यानी उसके अंदर कम ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो उस रक्त का रंग कैसा है? अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकते हो आप। उसका रंग कैसा है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? नीला बैंगनी है। उसका रंग कैसा होगा? नीला बैंगनी होगा। तो रंग से आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नीला बैंगनी किसका होता है आपको पता होना चाहिए। चटक लाल किसका होता है ये पता होना चाहिए। लाल जो होता है तो वो किसकी वजह से होता है? किस पिगमेंट की वजह से होता है? किस तत्व की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद आपका बात आती है पीएच वैल्यू की। किसकी पीएच वैल्यू की? रक्त। पीएच वैल्यू का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एक पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? अंक लिखे होते हैं। पीएच स्केल बोलते हैं उसको। इसके बीच का पॉइंट आता है 7। क्या आता है? 7। ठीक है, तो ये पीएच जो होता है ना, ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की इसकी सांद्रता बताता है। क्या बताता है? या पावर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हो, यानी भी उस तत्व के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है ये चीज़ बताने की कोशिश करता है। क्या? पीएच स्केल जो होता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगर 7 से ऊपर किसी का होता है तो आपको पता है वो क्षार होते हैं, बेस होते हैं। 7 से पीएच वैल्यू किसी कम होती है तो वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और 7 जिसके होते हैं वो उदासीन या न्यूट्रल बोल देते हैं, उदासीन होते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। ठीक है, 3 बातें हमें समझनी। 7 से फालतू है, क्षार है। 7 से कम है, अम्ल है। 7 है, उदासीन है, ना वो अम्ल है ना क्षार है, बीच का है, न्यूट्रल है। ठीक है ना, तो ये चीज़ पढ़नी। तो उसी प्रकार रक्त की पीएच वैल्यू होती है 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में। कितनी पीएच वैल्यू है? तो आप सीधा सीधा इसको ऐसे लिख सकते हो 7.4 इसकी पीएच वैल्यू होती है। कितनी पीएच वैल्यू होती है रक्त की? 7.4 पीएच वैल्यू होती है। अगर 7.4 इसकी पीएच वैल्यू है तो आपसे पूछ लिया जाता है रक्त किस प्रकार का द्रव है? किस प्रकार का द्रव है? अम्ल है, क्षार है, उदासीन है? तो आपको आंसर देना होगा ये स्लाइटली अल्कलाइन है, यानी थोड़ा सा क्या है ये? थोड़ा सा क्षारीय है, थोड़ा सा क्षारीय। तो रक्त कैसा द्रव है? तो क्षारीय द्रव है। थोड़ा सा क्षारीय क्योंकि पीएच वैल्यू 7 से थोड़ी सी ऊपर है, 7 से थोड़ी सी ऊपर है तो थोड़ा सा क्षारीय है। 14 होता तो बहुत खतरनाक क्षार होता। 0 होता, मान लो इसका पीएच वैल्यू 0 के नज़दीक होती तो ये खतरनाक अम्ल होता, सबसे मतलब प्रबल अम्ल होता। और 14 होती तो प्रबल क्षार बोल देते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हो आप उसमें जाके। तो थोड़ा सा क्षारीय है क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 7.4 है, 7 से थोड़ी ऊपर होती है। कितनी होती है? ऊपर होती है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है इसकी पीएच वैल्यू जो है ना उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको बना के कौन रखता है, उस पर नियंत्रण कौन करता है? तब आपका आंसर क्या रहता है? किडनी। यानी किडनी को आप गुर्दे भी कह देते हो और आप उसे वृक्क कह देते हो। यानी पीएच वैल्यू पर नियंत्रण करने का काम जो करता है, पीएच वैल्यू पर नियंत्रण करने का काम कौन करती है? आपकी किडनी करती है। छोटी छोटी 2 किडनी होती है, सेम आकार की होती है, जो क्या करती है? आपके ब्लड के पीएच वैल्यू पर क्या करती है? पीएच वैल्यू को निर्धारित करती है, वो इसको बनाए रखती है। क्योंकि आपको पता होगा किडनी काम क्या करती है? ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम करती है। क्या करती है किडनी? ब्लड को फिल्ट्रेट यानी छानने का काम करती है। क्या काम करती है? छानने का काम करती है। तो वो इसी प्रकार से यूरिया या आप कह सकते हो उसके अंदर जो क्रिएटिन पाया जाता है, अमोनिया पाई जाती है, अनेक प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट, व्यर्थ पदार्थ जो पाए जाते हैं उनको बाहर करती है किडनी। तो वो क्या करती है? उस पर नियंत्रण, पीएच वैल्यू पर नियंत्रण करती है। किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन का जो डीसीटी भाग होता है ना, डीसीटी पीसीटी होता है, एक डीसीटी होता है एक, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? नेफ्रॉन डीसीटी हैनले का लूप होता है, तो वो पीएच वैल्यू पर नियंत्रण करते हैं, आयन की मात्रा बनाए रखते हैं। वो चीज़ें हम किडनी में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो मैंने एक बात कही भी, किडनी एक काम और करती है, वो क्या करती है? ब्लड फिल्ट्रेशन करने का काम करती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? जिस प्रकार मरने के बाद अपना गंगा नदी के अंदर शुद्धिकरण होता है, उसी प्रकार रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे हो रहा है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? यानी सीधा सीधा बात पूछ रहा है, रक्त क्षमता कहाँ पे है? रक्त से यूरिया अलग कहाँ पे की जाती है? रक्त में जल की मात्रा कहाँ बनाए रखता है? जल में क्रिएटिन होता है, बिलिरुबिन होता है, बिलिवर्डिन होता है, उन चीज़ों को कौन अलग करता है? तो आपको सीधा आंसर जाता है, यार ये तो काम किडनी करती है। कौन करती है? किडनी। तो रक्त को छानने का काम जो करती है वो किडनी यानी आपके गुर्दे करते हैं। रक्त को छानने का काम कौन करते हैं? गुर्दे करते हैं। अब क्वेश्चन इतना नहीं, ग्रुप डी तक पूछ लिया जाता है, एक दिन में किडनी जो होती है वो कितना रक्त छानती है? कितना रक्त छानती है? एक दिन के अंदर किडनी 1 मिनट में 125 मिलीलीटर ब्लड फिल्ट्रेट करती है। आप कह सकते हो प्रति मिनट 125 मिलीलीटर रक्त को छानने का काम करती है। आप कहोगे पूरे दिन की बात करते हो, अरे पूरे दिन की 180 लीटर ब्लड को पर डे प्रतिदिन किडनी द्वारा शुद्ध किया जाता है, फिल्ट्रेशन उसका किया जाता है, फिल्ट्रेट उसको किया जाता है या छानने का काम करती है, 180 लीटर प्रतिदिन करती है। ये बात हो जी, 180 लीटर तो रक्त होता ही नहीं। तो सर्कुलेशन का मतलब ही क्या है? बार बार किडनी में ब्लड जाता है, पूरे शरीर में जाता है, अशुद्ध होकर किडनी के पास आता है, किडनी शुद्ध करती है, फिर अशुद्ध होके आता है, फिर शुद्ध करती है, फिर अशुद्ध होके आता है, फिर करती है। सारा दिन ये काम चलता रहता है किडनी में, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? तो इस वैल्यू को बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। बाकी ये चीज़ मैं पढ़ा दूंगा आगे जब किडनी पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या है? तो GFR क्या है? तो GFR क्या है? 125 मिलीलीटर पर मिनट है, या आप सीधा प्रतिदिन का बात करें तो 180 लीटर पर डे है। किडनी के द्वारा इतना रक्त छाना जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। आप कहोगे 180 लीटर की बात करते हो तो हमारे शरीर में रक्त पाया कितना जाता है? हमारे शरीर में रक्त, पीएच वैल्यू याद करना 7.4, ठीक है ना। किडनी के द्वारा इस पर नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में, किडनी में, किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में, ठीक है ना। रक्त शुद्ध होता है किडनी में। किडनी होती है 2। किडनी कितनी होती है? 2। किडनी की पत्थरी को क्या कहते हैं ये बताना आप कमेंट में, ठीक है। किडनी के पत्थरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, किडनी स्टोन जो होती है, रिनल स्टोन बोल देते हैं उसको। अब मात्रा की बात करें, मानव शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, तो अगर महिला की बात करें और पुरुष की बात करें तो दोनों के अंदर फर्क होता है। क्योंकि ये फर्क क्यों होता है? महिला के अंदर किसी भी अंग का साइज जो है वो छोटा होता है। उसका कारण है क्योंकि महिला की बॉडी का साइज भी छोटा होता है। बॉडी के साइज के हिसाब से हमारे अंग होंगे, हमारे शरीर के अंदर उतनी मात्राएं होगी अलग अलग चीज़ की। यानी महिला का बॉडी का साइज जो होता है वो छोटा होता है, कम होने के कारण उसमें रक्त भी क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। तो 5 से 6 लीटर रक्त तो पाया जाता पुरुष के अंदर। किस में पाया जाता है? पुरुष के अंदर पाया जाता है, पुरुष के अंदर, नर के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। और 4 से 5 लीटर रक्त जो होता है वो आपके फीमेल के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फीमेल यानी महिला। महिला में रक्त जो होता है वो पुरुष की तुलना में 1 से 1.5 लीटर कम होता है। क्या होता है? कम होता है। औसतन की बात कर रहे हैं हम, एवरेज की, ठीक है ना। 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर। अब वो सीधा क्वेश्चन पूछ ले तो आप कह देना औसतन मानव के अंदर पूछ ले, वो मानव में कितना रक्त, तो आपका आंसर दे देना 5 लीटर। वो ना महिला कहे ना पुरुष कहे, तो आप कह देना जी 5 लीटर पाया जाता है, ठीक है ना। वो बॉडी मास का कितना होता है? यानी शरीर के द्रव्यमान कह सकते हो, या शरीर के भार का कितना होता है। तो भार की बात करें तो उसके भार का लगभग 7 से 8%
भाग जो होता है वो शरीर का रक्त होता है, ठीक है ना। अगर आप 70 किलो के हो मान लो, और उसका 7 से 8% निकालोगे, कितने निकल गया? 7 7 49, 8 7 56, यानी 5 से 6 लीटर के बीच निकला। 5 से 6 लीटर के बीच निकला, क्योंकि बायोलॉजी के अनुसार अगर पुरुष है उसका वेट कितना माना जाता है? 70-72 किलो का माना जाता है। एवरेज जो होता है वो 70-72 किलो का माना जाता है। बाकी तो 1.5 क्विंटल का भी हो सकता है, 40 किलो का भी हो सकता है, 28 किलो का भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है? 7 से 8% आपके बॉडी का रक्त होता है। भाग पूछ ले तो 1/12 भाग जो होता है वो आपके शरीर का रक्त होता है। कितना होता है? लगभग 1/12 भाग आपके शरीर का रक्त होता है। क्या होता है? थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भैया। ठीक है, कितना रक्त होता है? 1/12 भाग। परसेंट पूछे तो 7 से 8%। लीटर में पूछे तो 5 से 6 लीटर। पुरुष में 4 से 5 लीटर। किस में होता है? महिला में। मानव की बात करें तो महिला और पुरुष दोनों मानव है, उनके अंदर औसतन पूछा है तो 5 लीटर आ जाएगा। अगर ब्लड हो जाए कम तो उसको क्या बोल देते हैं? रक्त की मात्रा हो जाए कम तो उसको हम बोल देते हैं एनीमिया। सिंपल भाषा में क्या बोल देते हैं उसको? एनीमिया, जिसको अरक्तता भी बोलते हैं, ठीक है। और एनीमिया हिंदी में आपको इस प्रकार से लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो एनीमिया का मतलब होता है ब्लड डेफिशिएंसी, या रक्त की कमी को कहा जाता है। रक्त की कमी को कहा जाता है एनीमिया। कौन सा मियाँ? एनीमिया। एनीमिया रक्त की कमी को कहा जाता है, ठीक है ना। सिंपल भाषा में रक्त की कमी को कहा जाता है एनीमिया। और किससे हो सकता है जी? आप कहो जी आरबीसी की कमी को भी एनीमिया कहा जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहा जाता है, आयरन की कमी से भी एनीमिया हो जाता है, विटामिन B6, B9 और B12 की कमी से भी एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। विटामिन की कौन में से हो जाता है? B6, B9 और B12 की कमी से भी क्या हो जाता है? आपको एनीमिया हो जाता है। आयरन जो होता है उसकी कमी हो जाए तो भी एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी तो भी एनीमिया, आरबीसी की कमी तो भी एनीमिया। आपके शरीर में कोबाल्ट की कमी आ जाए, कौन सी? कोबाल्ट की कमी आ जाए तो भी एनीमिया, ठीक है ना। फोलिक एसिड की कमी आ जाए, फोलिक एसिड की कमी आ जाए, फोलिक एसिड की कमी आ जाए तो भी एनीमिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको एनीमिया हो सकता है। बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, कौन सी कमी से कौन सा एनीमिया होता है। एनीमिया भी अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन आपको एनीमिया एक ही याद करना है, ठीक है। मैक्रोटिक एनीमिया, माइक्रोटिक एनीमिया, अलग अलग प्रकार के, सिक्कल सेल एनीमिया, ठीक है। तो वो एनीमिया पढ़ने हमें आगे जाके। अब आपको याद करना है भी इनकी कमी से, रक्त की कमी, आरबीसी की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी, विटामिन B6, B9, B12 की कमी, कोबाल्ट की कमी, फोलिक एसिड की कमी, इन कमी से हो जाता है एनीमिया। कौन से कमी से कौन सा एनीमिया होता है ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एनीमिया याद करना है आपको। सीधा अरक्तता, रक्त की कमी, इनकी कमी होगी तो रक्त की कमी लाजमी होगी। इनकी कमी होगी तो रक्त की कमी लाजमी होगी, यानी ज़रूर होगी, तब सीधा कह देंगे एनीमिया हो गया, ठीक है ना। तो ये 5 से 6 लीटर पाया जाता है। रक्त की बात हो गई लीटर वीटर की, ठीक है। अब रक्त का हो जाए कार्य क्या होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर की बात भूल गए हम। रक्त में का टेम्परेचर कितना होता? अगर सिंपल भाषा में कहें तो अलग बात है, डॉक्टरी लैंग्वेज में कहें तो ब्लड का टेम्परेचर जो होता है ना, वो होता है 38 डिग्री सेल्सियस, यानी हायर देन बॉडी 1 डिग्री। अगर आप कहो तो 1 डिग्री तापमान शरीर से ज़्यादा होता है। क्या होता है? 1 डिग्री टेम्परेचर शरीर के तापमान से ज़्यादा होता है ब्लड का। लेकिन आपसे लगभग पूछा जाता है तो ये थोड़ा सा नहीं पूछा जाता, आपको सीधा पूछ लिया जाता है, तो आपको आंसर दे देना है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। आपको शरीर का टेम्परेचर पूछ लिया जाए 37 डिग्री सेल्सियस। कौन सा एक अंग है जिसका तापमान शरीर के तापमान से कम होता है? आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है ना। ब्लड का टेम्परेचर आप नॉर्मल सी भाषा में 37 डिग्री सेल्सियस दे देना। 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले वो केल्विन कितना होता है तो
310 केल्विन होता है। अगर वो पूछ लो रोमन पैमाने में आपके 29.6 डिग्री रोमन पैमाने में होता है। तो 4 पैमाने आपको दिए होते हैं, कॉमन से हैं, यानी केल्विन कितना है 310 है, फ़ारेनहाइट कितना है तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। डॉक्टरी पैमाना जो होता है वो किस में आपका टेम्परेचर दिखाता है तो वो फ़ारेनहाइट में दिखाता है। किस में? फ़ारेनहाइट में। आपको बोलता है वो 98.4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, इस प्रकार से 99 हो गया, 100 हो गया, तो वो फ़ारेनहाइट में बताता है। ठीक है। अब टेम्परेचर की बात आ गई तो 2 बातें और पढ़ लेते हैं। आपने सुना होगा वार्म ब्लडेड और एक आपने सुना होगा कोल्ड ब्लडेड, यानी आपने सुना होगा उष्ण रक्त प्राणी, ठीक है, और आपने सुना होगा शीत रक्त प्राणी। 2 बातें आपने सुनी होगी। शीत रक्त प्राणी क्या होते हैं और उष्ण रक्त प्राणी क्या होते हैं, यानी इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, एक बात याद रखो आप, यानी उष्ण रक्त प्राणी वो होते हैं जिनका टेम्परेचर, ब्लड का टेम्परेचर हमेशा मतलब रोग हो तो अलग बात है, लेकिन हेल्दी है वो, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो उसका टेम्परेचर हमेशा समान रहता है, मौसम के अनुसार नहीं बदलता, उसकी ज़रूरत के अनुसार नहीं बदलता, यानी उसका टेम्परेचर बना रहता है। जैसे मैं बात कर देता हूँ, किसकी बात करें, अगर मैं कह दूँ मनुष्य, आपका टेम्परेचर ब्लड का कितना रहता है तो आपका हमेशा 37 डिग्री के लगभग रहता है। कितना रहता है? 37 डिग्री। अब आपका टेम्परेचर सर्दी में तो नहीं घटता, क्योंकि सर्दी में घट जाता तो आपको सर्दी नहीं लगती। अगर आपका गर्मियों में बढ़ जाता मान लो टेम्परेचर तो आपको गर्मी भी नहीं लगती। ठीक है, तो टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी उष्ण रक्त प्राणी। उष्ण रक्त प्राणी कौन कौन से होते हैं? तो एक तो मेमाल्स होते हैं, यानी जितने भी स्तनधारी हैं, क्या है, जितने भी स्तनधारी हैं, एवीज बोल देते हैं आप, यानी जितने भी पक्षी हैं, पक्षी और स्तनधारी, उनका ब्लड जो है, उनके ब्लड का टेम्परेचर जो है वो मौसम के अनुसार नहीं बदलता। स्तनधारी जो एक विकसित बच्चे को जन्म देते हैं और अपने दूध के मिल्क फीडिंग करवा के, ठीक है ना, उसका पालन पोषण करते हैं, उनको स्तनधारी बोलते हैं। पक्षी जो उड़ सकते हैं, कुछ और फीचर हैं इनके, वो तो बाद में बताएंगे। ठीक है, तो स्तनधारी और पक्षी वर्ग जितने भी है ना, जितने भी स्तनधारियों में जीव आते हैं, पक्षी वर्ग में आते हैं, उनका टेम्परेचर क्या रहता है, मौसम के अनुसार नहीं बदलता। उनको हम क्या बोल देते हैं? उष्ण रक्त प्राणी बोल देते हैं। ठीक है ना, उष्ण रक्त प्राणी। और जिनका टेम्परेचर मौसम के अनुसार बदल जाता है, जैसे मनुष्य बर्फ में जाके जिंदा नहीं रह सकता, उसका -डिग्री टेम्परेचर चला जाता है तो वहाँ पे जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है ना, वो मर जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। ज़्यादा गर्मी है तो वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लड का टेम्परेचर बदल नहीं सकता। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मौसम के अनुसार अपने ब्लड का टेम्परेचर घटा बढ़ा लेते हैं, ताकि उनको सर्दी में सर्दी ना लगे, गर्मी में गर्मी ना लगे। तो वो कौन से हैं? जैसे रेप्टाइल, यानी सरीसृप, रेंग कर चलने वाले जीव हैं, वो आपको पता भी है, बर्फ़ में भी रह रहते हैं, पानी में भी रह रहते हैं और मरुस्थल में भी रह रहते हैं। सांप कहीं पे भी छोड़ दो, ठंडे इलाके में मिल जाएगा आपको, गर्म इलाके में मिल जाएगा, उसके कपड़े थोड़ी ना है वो सर्दी से बच जाएगा। ठीक है, तो वो अपना ब्लड का टेम्परेचर घटा लेता है उस समय जब ठंड होती है। सरीसृप, एम्फीबियन, उभयचर जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, जैसे मछलियाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे भी जिंदा रह लेती है। ठीक है, और जो उसका समुद्र का पानी का टेम्परेचर ज़्यादा जाता है तो उसमें भी जिंदा रह लेती है। तो उसका क्या कारण है? वो कोल्ड ब्लडेड है, यानी वो शीत रक्त प्राणी है, अपने टेम्परेचर को आगे पीछे कर लेते हैं। ठीक है, सरीसृप, उभयचर। ठीक है,
और रह गया आपका एक्वाटिक जो होते हैं ना, यानी जलीय जीव। जलीय जीव भी क्या रहते हैं, वो भी अपन क्या होते हैं, शीत रक्त प्राणी होते हैं। तो आपसे पूछे मनुष्य कैसा प्राणी है, मनुष्य मानव कैसा प्राणी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, वो उष्ण रक्त प्राणी है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, क्वेश्चन आया था एक बार, निम्न में से कौन सा उष्ण रक्त प्राणी है। ऑप्शन में दिया हुआ था क्या, बकरी, छिपकली, ठीक है ना, सांप और मछली। तो आपका आंसर क्या रहेगा, उष्ण रक्त प्राणी कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा बकरी। क्योंकि बकरी क्या है, स्तनधारी है, उसका टेम्परेचर, ब्लड का टेम्परेचर समान रहता है हमेशा, ठीक है ना। मनुष्य भी उष्ण रक्त प्राणी है, घोड़ा, गधा सारे स्तनधारी हैं, शेर भी स्तनधारी है, तो वो सारे सारे क्या है, उष्ण रक्त प्राणी हैं, ठीक है ना, याद रखना। क्लियर हुई बात। अगर ये बात क्लियर हो जाती है तो हम पढ़ते हैं रक्त का कार्य क्या है, हमारे शरीर में रक्त का कार्य क्या है, इसको क्यों दौड़ाया जा रहा है बार बार हृदय द्वारा, ठीक है। तो रक्त का कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त के 3 कार्य हैं। एक तो होता है रेगुलेशन करने का, यानी समन्वय स्थापित कर सकते हो आप। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन या सहवहन करना कुछ चीज़ों का। एक काम करता है ये प्रोटेक्शन का, यानी ये सुरक्षा भी करता है, ठीक है। यानी 3 प्रकार के कार्य रक्त के द्वारा किए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन और प्रोटेक्शन। आप कहोगे रेगुलेशन क्या करता है, जैसे आपके शरीर के पीएच वैल्यू को रेगुलेट करने का काम करता है ये, ठीक है ना। आपके शरीर में हीट जो होता है उसको रेगुलेट करता है। उसके बाद आप कह सकते हो उसका वाटर लेवल जो होता है उसको बना के रखता है, ठीक है। ऑस्मेटिक प्रेशर वगैरह उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये चीज़ें क्या कौन रेगुलेट कर रहा है, आपके शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करता है, तापमान रेगुलेट करने का काम करता है। ये काम भी ब्लड के द्वारा किए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन किसका करता है, तो आप कह सकते हो आपके ऑक्सीजन का करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का करता है, हार्मोन जितने भी हैं, ठीक है, हार्मोन जितने भी हैं उनको क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। गैस जितनी भी है, या वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हो, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर उनको किडनी तक पहुंचाने का काम करता है। यानी व्यर्थ पदार्थ, यूरिया वगैरह हो गई, अमोनिया वगैरह हो गई, बिलिरुबिन हो गया, ठीक है ना, उनको किडनी तक पहुंचाने का काम करता है। हार्मोन जो उनको अंगों तक, ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं, उनको अनेक अंगों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, आपका ब्लड कर रहा है। ऑक्सीजन को ऊतकों तक ले जाता है, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक उनको फेफड़ों तक पहुंचाने का काम भी किसका है, इसका है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनका काम भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। एक जगह से दूसरी जगह डब्ल्यूबीसी जाती है, एक जगह से दूसरी जगह आरबीसी जाती है, तो वो ब्लड के अंदर ही बहती रहती है, ठीक है। सुरक्षा कैसे करता है, ये एंटीबॉडी का निर्माण भी करता है, आपको पता है। एंटीबॉडी प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, यानी आपके शरीर में कोई एंटीजन घुसता है, मान लो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करता है, उससे खिलाफ उस पैथोजन को, रोग फैलाने वाले कारक को नष्ट करके एंटीबॉडी क्या करती है, आपकी सुरक्षा, प्रोटेक्शन करती है, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी है, पुलिसमैन ऑफ बॉडी कहा जाता है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, जैसे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, अलग अलग प्रकार से आपको सुरक्षा देती है, वो जो हम डब्ल्यूबीसी में पढ़ लेंगे, ठीक है। अलग अलग प्रकार के इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे आपको चोट लग गई तो चोट से हमें खून बहने से बचाव करेगा, तो ब्लड क्लॉटिंग का काम भी किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा ही होता है ना। यानी रक्त का थक्का भी किसके द्वारा बनाया जाता है, रक्त का
थक्का, ये भी तो रक्त के द्वारा ही बनाया जाता है। प्लेटलेट्स वगैरह इसमें सहायता करती है। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन किस प्रकार से इसमें सहायता करते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रोटेक्शन करता है, हमें रोगों से बचाता है, हेल्दी रखता है, ठीक है। डिजीज़ वगैरह जितने भी रोग हैं उनसे लड़ने का काम करते हैं आपका रक्त, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन किस किस का कर रहा है, और बहुत चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है एक बार, क्योंकि आपका दिमाग फट जाएगा फिर, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं, ये मेन चीज़ें हैं जो आपको करना है, यानी ये रक्त का कार्य है। अब रक्त जो होता है ना, हमने बात की पीएच वैल्यू क्या होती है, क्या क्या होता है, किस प्रकार का होता है, क्या क्या रंग होता है, कहाँ कहाँ निर्माण होता है, कहाँ कहाँ नष्ट होता है, किस किस प्रकार से निर्माण होता है, कैसे कैसे निर्माण होता है, कैसे कैसे आपको फ़ायदा होता है रक्त से। आपको एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कोई भी बुक पढ़ोगे आप, इतनी चीज़ें वहाँ पे लिखी नहीं मिलती, ठीक है। अगर आपको ये कोर्स चाहिए ना पूरा पूरा, अभी तक पढ़ेंगे, अगर आपको पूरा का पूरा आप बायोलॉजी करना चाहते हो इसी तरीके से और अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, एक एक चीज़ को समझ के, तो आप बेटर इनरोल ऐप को इंस्टॉल करिए अपने उसके अंदर फिर लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको मेरा कोर्स मिलेगा वहाँ पे, वो परचेज़ कर लीजिए, ठीक है ना। वो परचेज़ करोगे, ठीक है, तो आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी, लगभग 100 लेक्चर आप मान के चलो, यूट्यूब पे नहीं करवाए जाएंगे, किसी के द्वारा नहीं करवाए गए हैं, पूरे के पूरे आपको, मैं कहता हूँ पेड वीडियो के अंदर भी नहीं करवाए गए हैं, और इतने थोड़े से रेट के अंदर, क्योंकि वो ज़रूरी हो जाता है, ऐप के खर्चे भी हैं उनके, ठीक है। तो उसके अंदर आपको इतनी बढ़िया चीज़ें मिलेगी भी, आप सोच नहीं सकते। आप बुक खरीदना ही नहीं चाहे, वहाँ से नोट्स बना लेना, ठीक है। इस प्रकार से अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ते हैं, यानी ब्लड का जो संगठन किस प्रकार से, वो किस प्रकार से बना हुआ है। तो हम प्लाज्मा पढ़ेंगे, उसके अंदर तरल भाग पढ़ेंगे, ठोस भाग पढ़ेंगे। प्लाज्मा के अंदर हम प्लाज्मा पढ़ेंगे, उसमें प्रोटीन जल पढ़ेंगे, उसके बाद हम आरबीसी पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स पढ़ने वाले हैं। प्लेटलेट्स किस प्रकार से क्या काम करती है, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के अंदर आगे। न्यूट्रोफिल्स क्या है, बेसोफिल्स क्या है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है, एसिडोफिल्स क्या है, इन चीज़ें, टी लिम्फोसाइट क्या है और बी लिम्फोसाइट क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, किस प्रकार से आप किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ब्लड डोनेट की बात आई तो मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ। एक यूनिट जो ब्लड डोनेट करते हो आप ना, एक यूनिट के अंदर 450 मिलीलीटर रक्त दान करते हो आप। यानी ब्लड डोनेशन के समय आप जब ब्लड डोनेट करते हो, रक्त दान करते हो, तो उस समय एक थैली जो होती है, यानी एक यूनिट ब्लड आपसे निकाला जाता है, तो वो कितने मिलीलीटर का होता है, आधा लीटर से कम होता है, वो 450 मिलीलीटर का होता है। कितना होता है, 450 लीटर। एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ मैं, आपको पूछा जाता है, डॉक्टर सीरम कहता है, भी ब्लड नहीं कहता, वो कहता है सीरम लेके आओ। तो सीरम का मतलब क्या है, ठीक है ना। सीरम का मतलब होता है जब ब्लड से एक प्रोटीन निकाल लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोंगुलेट प्रोटीन, जिसका नाम है फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकालने के बाद बाकी बचे हुए ब्लड को हम क्या बोलते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम। यानी कौन सा प्रोटीन है जो निकालने के बाद ब्लड सीरम कहलाता है। तो एक प्रोटीन है फाइब्रोनोजन प्रोटीन, वो प्लाज्मा में पढ़ने वाले हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाकी ब्लड को अगर ये प्रोटीन निकाल लिया जाए तो उसको सीरम कहते हैं। क्यों निकाला जाता है, क्योंकि ब्लड क्लोट न कर जाए, कहीं जम न जाए बाहर जाते ही, तो इसलिए इसको निकाला जाता है फाइब्रोनोजन को, ठीक है। बाकी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो मैं कहूँगा आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, 3 चीज़ें हैं, आप कर दीजिएगा फ़र्ज़ समझ के अपना। हमारा फ़र्ज़ है आपको पढ़ाना, आपका फ़र्ज़ थोड़ा सा हमारा हेल्प कर दो, किसमें, शेयर करने में, ठीक है। उसके बाद आप देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।